तो एक बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं 1D मोशन का। इसमें हमारे पास एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल है बी, ओके, और ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं लाइक दिस। A start moving with meter per second square acceleration. इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 थी, रेस्ट पे थे ये, बट इन्होंने x इक्वल टू 0, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ओके, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ए जो है इन्होंने कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू किया। इनकी स्पीड आपको दे देते हैं 9 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये कांस्टेंट स्पीड है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 40 मीटर, ओके। आपको बताना है फाइंड टाइम आफ्टर विच A catches B। एक बेटा और होता है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अभी आप नॉर्मल जो आपको आता है उस मेथड से करेंगे, ठीक है। बाद में इसको रिलेटिव वेलोसिटी से आप कहूंगा, एक लाइन में बड़ी जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा, बट अभी प्रॉपर जो पुराना मेथड है उसको देखें। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? बेटा पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे A आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसके नीचे यहाँ पे B दिखा रहा हूं। अब होगा क्या, सोच, अभी पहले A की बात करेंगे ही नहीं, मान लीजिए हमने B की बात की, B T टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गया, लेट्स से T टाइम तक ये चला, ओके। तो ये डिस्टेंस जो B चला होगा ये कितना हो जाएगा, हाफ A T स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा? अरे U 0 था, तो डिस्टेंस कवर में यहां पे लिख देता हूं SB इज हाफ A स्क्वायर। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ओके, एक इक्वेशन ये आ गई, ओके। अब बात करते हैं A की। A जो है वो भी तो चला है, कितने टाइम के लिए चला, T टाइम के लिए, क्योंकि यहां पे इसने T टाइम के बाद कैच कर लिया है, ओके। A किस स्पीड से चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से, तो यहां पर जो A का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 90। तो यहां पे सेकंड इक्वेशन में लिख देता हूं SA इज इक्वल टू 90। और क्लियरली आपको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपको गिवन है, ये 40 मीटर था,
तो आप कह सकते हैं एस ए इज इक्वल टू एस बी प्लस 90। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया? ओके, अब आप इनको यहां पे वैल्यूज रख दीजिए। तो वैल्यू कितने हैं? ए की वैल्यू कितनी दी थी बेटा? 1 दी हुई थी। तो यहां पे आपका आ जाएगा 90 इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर प्लस एक मिनट एस ए इज इक्वल टू एस बी प्लस 40 होगा ना? ओके, तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। और इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 10 एंड t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी एक आंसर आएगा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये दो आपको मिलेंगे बेटा। सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्या आप वो पिछला पेज लगा दोगे? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए, विजिबल है? यस सर। ओके, हाँ जी, किसी को डाउट बेटा हो तो पूछ लें इस पे। हाँ, 2 टाइम आ रहे बेटा। ओके सर। ओके, देखिए होगा क्या, यहां से ये आगे चलेगा, ओके, और ये भी चल रहा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी मतलब ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ऐसा आपका होगा 8 सेकेंड पे, ठीक है? अब इसके बाद समझना बेटा, ये जो आपका 8 सेकेंड पे ए की स्पीड जो है, ए की, वो तो होगी आपकी 9 इंटू 8। ये समझ में आ रहा है? हाँ, इसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी, डिस्टेंस होगा। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको इसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। यस, 2 टाइम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ए जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है ना? यहां पर पहुंचा, ये तो 9 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड 8 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 8। ये समझ में आया? तो जब ये पहली बार मिले तो इसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड और ए चल रहा था 9 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहां पे इसने गाड़ी में नहीं चलाई, अब क्या होगा? ये आगे चलता चला जाएगा। इसकी स्पीड तो 9 मीटर पर सेकेंड ही चल रही है। हाँ, इसकी स्पीड अब धीरे धीरे और बढ़ रही होगी क्योंकि ये तो एक्सेलरेट हो रहा है ना।
तो ये आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम से फिर से इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाएगी और एक और आएगी, और वो आएगी कब? 10 सेकंड पे, जब ये दोनों बिल्कुल एक और पोजीशन पे एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, इसलिए दो आंसर बेटा, जरूरी नहीं हमेशा आए, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी और आपके दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको दोनों आंसर लिखने। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो एक ही आंसर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 1D मोशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। रिलेटिव से ये बड़े आराम से होंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको बाद में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अब की बेटा हमारे पास एक बिल्डिंग है, ओके। इस बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 100 मीटर। क्वेश्चन लिखिएगा, a particle is dropped from a building of height 100 meter. Okay, we can call it particle A. Okay, and another particle B at the same is thrown upward with speed 50 meter per second. Okay, find the position and time. Find the position and time when they meet. पोजीशन ग्राउंड से आपको हाइट बतानी है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है बेटा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, ए को आपने ड्रॉप किया तो ए नीचे गिर रहा, को आपने ऊपर फेंका है। किसी पोजीशन पे जाके दोनों अगर सेम लाइन पे होंगे तो टकराएंगे। तो लेट्स से हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये h हाइट पे जाके इनकी मुक्कालात हो गई। ठीक है, दोनों टकरा गए भाई। अब आपको ये देखना है ए कितना चला और बी कितना चला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के आंसर सही आ गए बेटा आपके। तो यहां पर हम इस डिस्टेंस को एच बी कह लेते हैं। देव क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, चलिए ट्रायल कर लेते हैं। चलिए, इस हाइट को हमने एच ए कह लिया बेटा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे आपको यहां से क्लियर है, एच ए इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप लिखेंगे एस को, और जब आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका एच ए इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपका इतना होगा बेटा। हमने क्या एज्यूम किया, दोनों बॉडीज टी टाइम के बाद गिर गई,
और इसी तरह से अगर आप इसको लेंगे h, तो ये का आ जाएगा ut, दैट इज 50 माइनस हाफ GT स्क्वायर, बिकॉज ये पार्टिकल बेटा ऊपर जा रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, u ऊपर, ये माइनस g है, ठीक है। और अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हाँ जी, एच ए प्लस एच इज इक्वल टू 50t आ जाएगा। ये समझ में आया। और एच ए प्लस एच की वैल्यू आपको दी हुई है 100, तो बड़े आराम से आप आंसर निकाल लिया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है जी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपका ये टाइम तो आ गया बेटा, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था व्हेन दे मीट, तो टाइम आपने निकाल लिया है। अब आपको ये हाइट निकालनी थी, ग्राउंड से किस हाइट पे है। अगर टॉप से पूछा तो फिर एच ए निकालिएगा, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, एच इक्वल टू 50 इंटू 2 माइनस हाफ। जी की वैल्यू मेरी क्लास में 10 रहेगी बेटा, वैसे अगर मेंशन ना हो तो 9.8 ली जाती है, बट मेरी क्लास के रखिएगा जी की वैल्यू आप कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मेरा काम आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, वो आपने सीखी हुई है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां से आप देखेंगे आपका आंसर आ गया 80 मीटर, ये हाइट है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, सेम मेथड है, ठीक। वही इक्वेशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली थी उन्हें अप्लाई करना है। हाँ, किसी को डाउट? तो 80 मीटर फ्रॉम ग्राउंड ये आपकी हाइट आ जाएगी। टॉप से पूछा तो 20 मीटर आएगी, ठीक है ना। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, तो हमको बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लेनी है? जी अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर। हाँ, बट मेरी क्लास में मैं मेंशन ना भी करूं तब भी आपको 10 लेनी है, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है मेरे वो जानते हैं, बट जो उनके लिए मैंने बता दिया कि जी की वैल्यू मेरी क्लास में हमेशा 10 रहेगी, ठीक है। ओके ओके, नहीं बेटा, ये देख, इसको ग्राउंड से ऊपर फेंकेगा, इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 2 सेकेंड में कितना चलेगा? अरे कांस्टेंट स्पीड थोड़ी है, इस पे रिटार्डेशन भी तो है। ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचेगी, तो यूटी थोड़ी लगा देंगे, ठीक है। ओके, और किसी को डाउट बेटा? चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखिएगा, if a body is dropped from a moving body, then
velocity of dropped body is same as velocity of मूविंग बॉडी। और यहां हमारा कंडीशन है ड्रॉप बॉडी इज मच स्मॉल देन मूविंग बॉडी। ओके, ये बेटा नोट कर लीजिए, ये बहुत जगह यूज में आएगा। तो अगर किसी मूविंग बॉडी से आप किसी भी दूसरी बॉडी को ड्रॉप करते हैं जो छोटी है, मान लीजिए मैं चल रहा हूं, मेरी जेब से कॉइन गिर गया, जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, ठीक है, उसका मास बहुत कम है, तो उसको वही वेलोसिटी मिलेगी वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे बैलून मूव कर रहा होगा, उसमें से आप किसी चीज को ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, नोट हो गया? यस सर। ओके, क्वेश्चन है बेटा, a balloon is moving upward with 20 meter per second and a stone is dropped from it, but it is at a height of 6. Find time to reach the ground. Obviously stone की, ठीक है, when stone reaches ground, ये टाइम आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा?
हाँ जी, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये हमने इसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया है। इसकी जो स्पीड है वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में पता है कितनी हो गई, 20 पर सेकेंड। क्लियर? अब देखिएगा, ड्रॉप कर दिया, जब आपने इसे ड्रॉप कर दिया तो अब ये एक्सेलरेशन, इस पे जो फ्री फॉल वाली केस आ जाएगा, ग्रेविटी ही एक फोर्स लगा रही है। ओके, ये फोर्स जो आपका है ये आप डाउनवर्ड हो गया। तो अब अगर आप इसको सिंपल वे में देखें तो कुछ नहीं, बस ये ऊपर गया और नीचे आ गया। बैलून का कोई मतलब ही नहीं है। बैलून का मतलब सिर्फ ये था यहाँ पे कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी वो 20 मीटर पर सेकंड मिलेगी, उसके बाद बैलून का रोल ही नहीं है। उसके बाद तो अर्थ उसे खींच रही, बैलून से क्या मतलब है, बैलून से तो वो छूट गया। तो बस बैलून ने इसे क्या दिया, स्टार्ट मोशन, या u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको दे दिया बेटा। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर बड़े उल्टे पुल्टे आते हैं। बिल्कुल सही आंसर सौरभ। यहां बेटा, यहां पे हमने ओरिजिन मान लिया है, जहां से ये, ठीक है, फाइनल जो इसका डेस्टिनेशन है वो नीचे हो गया, ये आपका -60 आ गया। तो s इज इक्वल -60, u आपको पता है, u आपको दिया हुआ है +20। देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ये आ चुका है। a आपका है -10, यूनिट चाहे तो लिख दीजिए, मीटर पर सेकंड है, ये पर सेकंड स्क्वायर है, और ये -60 मीटर है। ये सब गिवन था बेटा। देखिए ना, बैलून कहां पे था, 60 मीटर की हाइट पे था। यहां से जब स्टार्ट होगा तो फाइनली यहां पहुंचा, तो ये कितना नीचे आ गया, नीचे का मतलब नेगेटिव। ओके, और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बस इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5t माइनस 20t, ओके, -60 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, 5 से ये कैंसिल भी हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा t -6 इंटू टी प्लस 2, चेक कर लीजिए एक बार, इज इक्वल टू 0। अब आप टाइम देखेंगे तो टाइम आपका +6 और टाइम आपका -2 सेकेंड आएगा। इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं, you can't travel backward. Okay, so my answer is 6 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? ओके, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। आप लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा? से आपका मोशन स्टार्ट होता है, उसे आप 0 लेते हैं। आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है।
आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पर है, -60। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? ओके बेटा, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस तो बेटा कम होंगे ही नहीं, आप इतने सारे मिल सकते हैं आपको, थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करते रहिए, बट मेथड जो है वो सिंपल एक ही है। आपको जहां से आपकी बॉडी या मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको ओरिजिन ट्रीट करना है, अगर आपको गिवन नहीं है तो, ठीक है। और उसके बाद आपको एक एक्सिस दिखानी है जो आपको साइड दिखाएगी या नेगेटिव साइड दिखाएगी। देन आपको यू ए एस जो भी गिवन है उन क्वांटिटीज को लिख लेना है जो निकाल। तो ये सिंपल सा मेथड आपका रहता है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। ऑल्दो 9th में हमने ये किया था, बट सारे बच्चे 9th ही हैं, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। एक एग्जांपल से ही समझते हैं। Suppose a ball is dropped from height h. Okay, अभी मैंने h मेंशन नहीं, हाइट हो सकती है। ओके, एक बॉल को आपने यहां से ड्रॉप कर दिया है तो u इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, मेरी क्लास में यही होती है, आप t इज 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक। तो आप जब देखेंगे तो आपका s आ जाएगा, s इज इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, और इससे आप देखेंगे तो ये आपका -5 मीटर आ जाएगा। ये समझ में आया बेटा? माइनस का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? ये नीचे की ओर आ रहा है, तो 1 सेकेंड में इसका डिस्प्ले कितना होगा? हाँ, -5, माइनस का मतलब नीचे की ओर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से डायरेक्शन दिया और 5 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, इसलिए ये माइनस है। दिस माइनस मींस डाउन। अब देखिए h कुछ भी हो, 1 सेकेंड h कुछ भी हो, पहले सेकेंड में ये कितना नीचे आ रहा है? 5 मीटर। एक्चुअल में ये g/2 होता है बेटा। अगर आप देखेंगे ना, s इज इक्वल टू माइनस हाफ g स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -g/2 आएगा। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं h को चाहे 10 मीटर रखूं, ओके, या मैं h को 100 मीटर रखूं, या मैं h को 1000 मीटर रखूं, फर्स्ट सेकेंड में, ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा? 5 मीटर। तो आप चाहे बुर्ज खलीफा से किसी बॉल को गिरा दीजिए और चाहे अपने घर की छत से गिरा दीजिए, आपके घर की छत 5 मीटर से ज्यादा हाइट की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? में वो हमेशा कितना चलेगा? 5 मीटर। ओके, 2 सेकेंड में कितना चलेगा? इसको मैं S1 कह रहा हूं बेटा, 2 सेकेंड में।
2 सेकेंड में वो चलेगा -12 इंटू हमारी क्लास के अकॉर्डिंग 10 ले लिया जी इंटू 2 स्क्वायर दैट इज -20 मीटर। तो अब जरा समझना, यहां से गिरा और 2 सेकेंड में यहां कहीं पहुंच, प्रोवाइडेड आपकी हाइट 20 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो 2 सेकेंड चल पाएगा। ओके, अब समझना इस चीज को, ये जो डिस्टेंस आपका आया, ये डिस्टेंस आया s सेकेंड, और ये है कि 15 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर और सेकेंड से लेगा 15 मीटर। ओके, तो अब वो कॉन्सेप्ट जब हमने कहा था इफ इक्वल टू 0 and a is constant, okay, then s1 s2 is to s3 is 1 is to 3 is to 5 7, ये याद रखना है बेटा, is to 9 and so on। ठीक है, और ये रेशियो अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात थी, हमारा था a/2 3a/2 5a/2, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो रेशियो इस तरह से आता है। देखिए यहां पे भी यही आ रहा है, माइनस साइन का मतलब है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेक्टर की वजह से ये आ गया। अदरवाइज अभी भी कॉन्सेप्ट वही लगा, हॉरिजॉन्टल में लग रहा था ऐसे करके। ये कॉन्सेप्ट हमारा था u अगर 0 है और a कांस्टेंट है बेटा, तो फर्स्ट सेकंड में अगर ये s चल रहा है तो सेकंड में ये 3s चलेगा, फिर ये 5s। ओके, तो आप जिस भी मेथड से इसको याद करना चाहें, हाँ वहां पे कैलकुलेट करने में नहीं तो टाइम जाता है, याद हो जाए तो अच्छा है। कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट? ओके, आज बेटा बात करेंगे अब मोशन इन अ प्लेन की। तो शुरू कर देते हैं, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में आपके यहाँ दो मोशन दिए हुए हैं, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज पैराबोलिक पाथ, और एक है मोशन। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो पैराबोलिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा, लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हाँ जी बिल्कुल, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसे मोशन अ प्लेन भी कहा जाता है।
हाँ, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, 2D। हाँ, 2D मोशन। तो जरा सी इसको समझते हैं बेटा कि ये क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक 2D प्लेन, यानी आपकी जो कॉपी है वो मैंने आपकी हुई है, और ये कॉपी में आपने इस तरह से बनाया, तो जो कॉपी का पेज है आपका वो 2D सरफेस हो गई, जिसमें हमने इसे एक्स एक्सिस और इसे के लिया है। ओके, अब अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें एट सम एंगल, लेट से इसको स्पीड हमने दी u और एंगल था थीटा। ओके, अगर ग्रेविटी नहीं थी तो ये सीधे चला जाता, बट आपके पास ग्रेविटी है इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो आपका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है। इस तरह का मोशन जो कर्व्ड मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अभी प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ, कंडीशन देखेंगे कब प्रोजेक्टाइल आएगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ कब आएगा, इसी चीजों का ध्यान रखिएगा। बट अभी स्टार्टिंग के लिए कि क्या होता क्या है। तो आपने फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल जिस पाथ को फॉलो करती है, हाँ 3D नहीं होना चाहिए बेटा, 2D मोशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, हवा चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो बनाना किक बात नहीं करिएगा जिसमें बॉल घूम जाती है, वो वाली नहीं, ठीक है। हाँ, तो एक प्लेन में चलना है। ये 2D समझ में आया आपको? देर के बाद आपकी बॉल यहां पे है, फिर आगे गई, फिर आगे गई, तो इसी प्लेन में मूव कर रही है। तो चलिए लिख लीजिए फिर इसके बारे में। इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन in air at some angle other than 0 degree, अच्छा एक काम कर लीजिए, वर्टिकल के साथ ले लेते हैं एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ ले लेते हैं, अदर देन 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ओके, ऐसे लिख लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर एट सम एंगल अदर देन 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकली अपवर्ड आपने नहीं फेंका बॉल को। ओके, उसके अलावा आप किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए, देन इट मूव्स in a curved path and only gravity is acting on it। ब्रैकेट में चाहे तो लिख दीजिए एयर ड्रैग इग्नोर्ड। जब तक कहा ना जाए तब तक एयर ड्रैग को कंसीडर नहीं कहना है, एयर ड्रैग को कंसीडर नहीं करना है आपने। और आपसे कहा जाएगा जब फ्लूइड पढ़ेंगे आप विस्कस फोर्स, उससे पहले कहा भी नहीं जाएगा एयर ड्रैग के बारे में। क्लियर?
Okay, if an object is thrown in air at some angle other than 90 degree with horizontal, then it moves in a curved path and only gravity acting on it. If of particle is not comparable radius of earth, RE हमने जिसे कहा था 600 किलोमीटर, okay, then G remains constant. यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर हाइट इज मच मच लेस देन RE. ये कुछ कंडीशन आगे अभी पॉइंट लिखेंगे. एंड द parabolic. This type of motion is known as projectile motion. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. चलिए जो एग्जाम्पल आपको दिया था वही लिख लेते हैं. पाथ ऑफ फुटबॉल किक्ड इन एयर. बिल्कुल क्रिकेट में भी जो क्रिकेट में एंट्री है, वो जो छक्का आप मारते हैं वो पाथ जो होता है, ठीक है ना, 6 वाला जो पाथ है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा. ओके, इसे नोट कर लीजिए. नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिएगा. ओके फाइन. लिखिएगा बेटा. Assumptions of projectile motion. वैसे मैं आपको ऊपर लिखा चुका हूं, बट फिर भी आप ये लिख लीजिए क्योंकि इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं बेटा. ठीक है, वो हम जनरल जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उस पे सारी चीजें हमने कवर कर. First assumption is acceleration due to gravity remains constant throughout the motion. तो पूरे मोशन में जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. सेकंड पॉइंट लिखिएगा,
इफेक्ट ऑफ एयर, जिसे आप एयर ड्रैग कहते हैं, इज नेग्लिजिबल प्रैक्टिकल कंडीशंस में होता है बेटा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल में आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोजेक्टाइल दिखता नहीं है, बट कई बार लाइटर बॉडी है या जैसे फुटबॉल है तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं दिखाई देता, ठीक है। हाँ, उसका पाथ थोड़ा डेविएट हो जाता है पैराबोलिक पाथ से। पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ is not considered. ठीक है जी। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। तो ये कुछ एजम्पशन हमने मानने हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर 2-3 पॉइंट और समझा देता हूं आपको। हाँ, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। ओके, अब बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट कहता है जी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा एच जो है वो आर ई से बहुत कम होगा, ये मैंने आपको अभी ऊपर लिखाया था। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ी थी ना हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाँ ये वैलिड हो जाएंगी बेटा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सब वैलिड होंगी। ओके, अब सेकंड केस जो है, एयर ड्रैग नेग्लिजिबल कर दिया। जैसे ही एयर ड्रैग आपने नेग्लिजिबल किया, ये आपका क्या केस बन गया, फ्री फॉल का, बिकॉज ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग। हवा में एक बार चला गया तो ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, यही तो बात कही हमने। दैट मींस फ्री फॉल का केस है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ए की वैल्यू माइनस जी हो गई है। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ए की वैल्यू माइनस जी हो गई है। ओके, अब जरा सी समझते हैं। देखिए, जब भी आपको ना अर्थ ऐसे दिखाई हो, इसका मतलब आप कर्वेचर को फॉलो कर रहे हैं। यहां से आपने कोई बॉडी फेंकी, ये गई, ये कभी भी नहीं होगा, आज ही याद कर लो। इस तरह से अगर आपको दिखाया तो इसका मतलब आपका जो हाइट है वो आर ई से नहीं है बेटा, यहां कंपेरेबल हो गई। अगर ये आपका 6400 किलोमीटर है तो आप 1000 किलोमीटर तो ऊपर चले ही गए हो, ठीक। तो और फोर्थ पॉइंट जो है आपका, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, उसमें आपको जो ग्राउंड दिखाया जाएगा वो ऐसे दिखाया जाएगा। ये आपको ग्राउंड दिखाया गया, और अब जब आप प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो ये दिखाया जाएगा। ये एच जो है
अब समझिएगा बेटा, प्लेन जो चीज होती है उसकी जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट, मतलब एच जो है वो बहुत बड़ा है, ओ सॉरी एच जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू रेडियस। ठीक है, हाँ इसकी जरूरत नहीं है आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिखने की, बट आपको पता है कि प्लेन सरफेस जो आपकी होती है, प्लेन सरफेस की रेडियस जो है वो बहुत बड़ी होती है, तभी वो प्लेन सरफेस बनती है। ठीक है, तो हमें क्या कंसीडर करना है, ग्राउंड को फ्लैट करना है। बाकी क्वेश्चंस में आप बिल्कुल इस तरह से स्टेप्स कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि एक बॉल को यहां से फेंका गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी ऐसे करके चले जाएगी, बट पे आपने अर्थ का कर्वेचर ऐसे होगा, इसको नहीं कंसीडर किया है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका जो प्रोजेक्ट वो इस तरह से रहेगा। दो टर्म और समझते हैं। एक टर्म बेटा आएगा ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन, ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन का मतलब है बेटा, आपने जिस लेवल से फेंका है बॉल उसी लेवल पे वापस आ गई। ऐसे करके ये लेवल सेम है। ठीक है, अच्छा दूसरी भी चीज दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने बॉल को इस हाइट से फेंका और आपके फ्रेंड ने इसी हाइट पे कैच कर लिया, दैट्स ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन। ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता है कि ग्राउंड से ग्राउंड पे ही हो। ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन का मतलब ये है आपकी जो हाइट है इनिशियल और फाइनल वो एग्जैक्टली सेम हो, दैट इज नोन एज ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन। ओके, अच्छा रोटेशन का इफेक्ट, ओके मैं मिस कर गया, जस्ट अ मोमेंट बेटा, सौरभ बता रहा हूं। ओके, अब क्या होता है बेटा कि जब आप किसी बॉल को देंगे, मान लीजिए ये इस तरह से आपकी 3D बनेगी ना, ये तो 2D दिख रहा है आपको, ऐसे 3D होगी। यहां से आपने बॉल को फेंका, तो जब आप थ्रो करेंगे तो आपको इस तरह से एक ये अर्थ के पास एक स्पीड होगी जो इसके रोटेशन की वजह से होगी। ये समझ में आ रहा है? हाँ, मान लीजिए ये टर्म्स अभी बाद में आएंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक वेलोसिटी मिलेगी, एक तो आप थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी हो जाएगी, एक वेलोसिटी मिलेगी ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बट ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है बेटा। ठीक है, और ग्राउंड भी उसी, अर्थ भी उसी स्पीड से जो है मूव कर रही है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं। बट रियलिटी में अगर आप स्पेस में जाके देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो अर्थ के साथ ना बधी हो तो ये अर्थ का ये पॉइंट P यहां पहुंच जाए और ये बॉल यहां रहे। हाँ, अगर अर्थ के साथ, बट अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वो आपको वही स्पीड दे देती है।
ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, आपके पास डिस्क है और आपने इसे घुमा रखा है और एक पार्टिकल को आप ऊपर रोटेट कर उछाल दो, तो थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल कुछ टाइम पहुंचेगा, ये डिस्क का पॉइंट आपका पी जो है वो यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को कंसीडर नहीं करना है, इसलिए रोटेशन इफेक्ट को अभी, अब ये सब ग्रेविटी में क्लियर होगा बेटा, ठीक है। जब ग्रेविटेशन पर वो है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, हाँ जी 7th चैप्टर वो आएगा, तो वो बहुत लास्ट में आना, तो अभी उसको इग्नोर कर देना। सब चीजें एक साथ आ जाएंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आए। ठीक है जी, ओके ओके। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। हाँ जी, ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन समझ में आया? तो सिंपल वे में ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन मतलब हो गया इनिशियल एंड फाइनल coordinates of y-axis, ये y है ना, आर सेम। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके अगर सेम है तो उसे हम ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन कहेंगे। चलिए जी, अच्छा है। तो मैं आपके लिए ये डायग्राम फिर से बना रहा हूं, आप चाहें तो दोबारा से बना सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टाइल रेड कलर से मैंने आपको दिखाया, ये इनिशियल स्पीड u, ये एंगल, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। ओके, तो ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने u स्पीड से थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया है। अब बेटा हमने आपसे कहा था कि ये 2D मोशन है, बट वी कैन study this motion easily if we assume it as a combination to 1D motion। 1D मोशन, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे, एक हमारा होगा x डायरेक्शन का मोशन और एक हमारा होगा y डायरेक्शन का मोशन। तो सबसे पहले हम ux और uy दो कंपोनेंट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी के। समझिएगा बेटा, ये ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं कंपोनेंट, ये x डायरेक्शन में इसको हम कह रहे हैं ux, और एक कंपोनेंट ये इधर मैं ब्लू से आपको, ये मेरा हो गया uy। ओके, हाँ जी, ux की वैल्यू क्या, ux की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा, और uy की वैल्यू क्या हो जाएगी u sin थीटा। वेक्टर में हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी, क्लियर। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी के कॉम हो गए। अब अगर मैं बात करूं आपसे एक्सेलरेशन की,
तो एक्सेलरेशन आपका वाई डायरेक्शन में है और डायरेक्शन में है। तो ये मैंने आपको एक्सेलरेशन दिखा दिया है आपका। हाँ, चाहे तो जी भी लिख सकते हैं, बट उसे मैं अभी लिख रहा हूं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जी है। अब बेटा आप यहां पे लिखेंगे ए एक्स और ए वाई, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर आप देखेंगे आपका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है और इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको माइनस जी लिख रहा हूं। एक्स एक्सिस की अगर आप बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपका कोई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड। अब जरा सी देखते हैं, मान लीजिए बेटा ये इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद यहां पे ये कब था, t इज इक्वल टू 0 पे। थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच से, ये टाइम है मेरा t। ये टाइम क्या है, t है। क्लियर? और इस टाइम पर मेरे पास लेट से मेरी वेलोसिटी हो गई v। ओके, तो यहां पर आप बड़े आराम से वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अभी मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, why? Because my acceleration is constant. Okay? Similarly, सेकेंड इक्वेशन भी लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन बिकॉज माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो दोनों इक्वेशन वैलिड होंगी। और मेरी लास्ट इक्वेशन नहीं है बेटा, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, एक्चुअल में वो इक्वेशन ऐसी है, अभी परेशान मत हो, हाँ ऐसी है इक्वेशन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2.s, या जिसे आप 2as लिख देते हैं सिंपली। तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगी, ऑल थ्री इक्वेशंस वैलिड, because vector A is constant. हाँ बेटा नोट कीजिएगा, फिर आगे चल रहा हूं। किसी भी टाइम पर आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ये एप्लीकेबल हो। आपने ux निकाल लिया, uy निकाल लिया, ax निकाल लिया, ay निकाल लिया। नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब बेटा मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है जहां पर ये टी टाइम के बाद है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हो गए। ओके,
इसका मतलब एक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये कितना हो गया बेटा? इसे हम एक्स कह ले रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया? इसे मैं वाई कह ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं और ये मेरा ओरिजिन था। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें पुट कर देना है। कहां गया भाई? ओके, यहाँ पे। ओके, चलिए देखिएगा। ठीक है, आपको पता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इन टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा? ये मोशन मेरी है एक्स एक्सिस के मोशन में। मैंने आपसे कहा पूरे मोशन को, ये 2D मोशन है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक एक्स एक्सिस का मोशन और एक वाई एक्सिस का मोशन। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस का मोशन क्या कहेगा। एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन मेरी आएगी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट में आए। अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू यू एक्स कितना था? u cos थीटा इंटू टी, और ax 0 था बेटा। चेक करो, आप लिखा हुआ है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा हमारी प्रोजेक्टाइल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? समझ में आ रहा है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं कि वो पैराबोलिक पाथ है, आगे हमें इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है बेटा, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? x जो है वो t के साथ रिलेटेड है और y भी t के साथ रिलेटेड है, टाइम के साथ। ठीक है, ओके, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। यहां पे आप देखिएगा बेटा, ux की वैल्यू ये रही आपकी, ओके, और ax की वैल्यू 0 रही। अगर आप यहां के ux की जगह x की वैल्यू आ जाएगी ux इंटू टी या u cos थीटा इंटू टी। सिमिलरली यू वाई मेरा u साइन थीटा था, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए यू आई की जगह u साइन थीटा रखा हुआ है और ए वाई की जगह माइनस जी रख दिया है। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां से आगे सॉल्व कर देता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था पाथ बताने के लिए किसका रिलेशन चाहिए होता है? एक्स और वाई का। टाइम कभी पाथ नहीं बताता बेटा। ठीक है, टू फाइंड द पाथ, एक्चुअली पाथ का शेप ना, टू फाइंड द पाथ वी नीड रिलेशन बिटवीन
x and y. So remove t. जो t है ना फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम बोथ इक्वेशन. तो भाई t को रिमूव कैसे करेंगे? पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी है वो आपको t की वैल्यू दे देगी x बाई यू कॉस थीटा. और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इसको पुट कर देंगे t की वैल्यू. तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू u साइन थीटा. t की जगह रखेंगे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, t की जगह x स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ये इक्वेशन एक मिनट, यहां पे यू स्क्वायर भी आएगा. हाँ जी, चेक करो. अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर u कैंसिल हो जाएगा. तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ में आएगी x टेन थीटा माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. ये x और y के रिलेशनशिप है. अगर को स्टोन को या पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से थ्रो करते हैं एक्सेप्ट 90 डिग्री, ओके. और अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपकी फॉर्म बन गई ax एक्स स्क्वायर की जनरल फॉर्म. और आपको पता है जब y की पावर और x की पावर 2 होती है तो आपका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक. हमने प्रूव कर दिया बेटा कि हमारा पाथ कैसा है, पैराबोलिक. तो पाथ इज पैराबोला. समझ में आया? इस क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा कि ये हमने कैसे निकाला. तो अगर ये ग्राफ आपका बन रहा है तो आपका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक. तो ये आज हमने प्रूव. ठीक है जी. आप प्रथमेश पूछिए. नहीं बेटा, बी नेगेटिव है. देख बी, देख बी. मैंने ए एक्स प्लस बी ए रखा है लेकिन ये तो नेगेटिव है ना. नेगेटिव है, इस वजह से ये नीचे आ जा रहा है. कॉन्केव डाउन होगा. ठीक है, इस पे मत जाना. ये तो मैंने सिर्फ एक वो बताया आपको.
हाँ सौरभ कुछ कह रहे हैं आप? बात समझ नहीं आया। बात मतलब किस बात को फॉलो करेगा? बेटा पाथ मींस भाई ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये घूम गया, रास्ता ऐसा है ना इसका। पार्टिकल ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां पे होगा, तो पार्टिकल का पाथ। ये ग्राफ एक्सटी ग्राफ या वाईटी ग्राफ नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ हो गया आपका एक्स वाई ग्राफ। तो पाथ हमेशा कौन बताता है? भाई मैं कर्व्ड पाथ पे जा रहा हूं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा हूं। तो पहले हमने 1D मोशन पढ़ा, तो 1D मोशन में अगर आप y और x का रिलेशन देखेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगा। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है, इसका मतलब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर आपका पाथ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, तो आपका पाथ पैराबोलिक हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब बेटा अरे भाई यार, एक मिनट इसको जरा समझो। देख भाई, तो यहां से लेके यहां तक लूंगा ना, मान लो ये मेरे पास एक पैराबोला का पाथ है, ठीक है। हाँ, अब चाहे मैं मोशन अपना यहां से लेके यहां तक का लूं, यहां से यहां का लूं, यहां से यहां का लूं, कहीं का भी ले लूं, ये सारे के सारे सेम पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। ये मोशन भी सबकी इक्वेशन सेम आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ही नहीं आता। आया समझ में? ओके ओके, चलिए फिर आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल पे ही आगे बात करेंगे। आज तो बिल्कुल मैंने आपको इंट्रो दिया था एक सिंपल सा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाइम था इसलिए मैंने आपको ये करा दिया था। बहुत सिंपल था, कई बार तो स्कूल की चीजें तो केवल फॉर्मूले याद करके भी हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए फिर, बाय बाय।